अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जो ब्रीफिंग दी है उससे दो बातें उभर कर सामने आई हैं और दोनों जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। एक, काबीना का ये फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात नहीं कराएगा तो फिर फ़ंड्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे। फ़ंड्स उसी सूरत में दिए जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात का एहतमाम करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुका है और ज़ाहिर है कि ये अब लगता है कि एक दबाव बढ़ाने का ज़रिया इख्तियार किया जा रहा है और उसके नतीजे में ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस दबाव में आते हुए उस चीज़ को अपनाएगा जिसका फ़ैसला जो है वो हुकूमत कर चुकी है, चाहे उसके इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हों, चाहे वो उसकी जो सलाहियत है वो इस हवाले से हो या ना हो। अब ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अहमियत इख्तियार कर गई है और दिखाई ये देता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस दबाव के सामने झुकेगा या इस वक्त जो एक मुशावरत का अमल जो है जारी है, कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, वो नतीजा खेज़ होंगी। इंतखाबात जो हैं वो निगरान हुकूमत ने करवाने हैं और ज़ाहिर है इख्तियार भी उसी के पास होता है इस हवाले से, लेकिन फिर इंतज़ामी अमूर का मामला आ जाता है। ये सवालात इस हवाले से बुनियादी नौइयत के हैं। दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने वज़रा को हदायत की है कि अगले 3 माह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लिहाजा वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और मुल्क के अंदर रहेंगे। यकीनन हुकूमत जो है उसको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी सूरत हाल के हवाले से है। IMF के साथ जिन कड़ी और सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा किया गया है जिसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती है, उसको अब एक अमली शक्ल भी देनी है और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए। एक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल और दूसरा मिनी बजट का मामला। लेकिन इसके साथ साथ सियासी मतला जो है वो भी अबर आलूद है और ज़ाहिर है कि उस हवाले से भी अगले 2-3 माह को जो है वो अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और यही वो पस मंज़र है जिसके नतीजे में ये बात कही गई है। तीसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है कि मरियम नवाज़ साहिबा का जहाँ तक मामला है ऑडियो लीक्स के हवाले से, फवाद चौधरी साहब का कहना था कि चूँकि आज जो राना शमीम जो जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो उन्होंने कहा कि मेरा तो हल्फनामा जो है वो सील्ड है और मेरे पास है नहीं है, मुझे लंदन से मंगवाना पड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि फिर ये मामा जो है ये हल होना चाहिए कि ये किस तरीके से मीडिया तक पहुंचा और दिखाई ये देता है कि ये नवाज़ शरीफ के ज़रिए मीडिया तक पहुंचा है। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कोई गलत काम किया है तो फिर हुकूमत जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। वो कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं करती है। अब ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, डायरेक्टर पिलडैट हैं और पार्लियामेंट के हवाले से उनकी ये जो पिलडैट है बहुत काम सालों से बरसों से करती चली आ रही है और वो ये सारे मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। अहमद बिलाल साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराए तो फ़ंड्स जो हैं वो दस्तयाब होंगे वरना नहीं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैंने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी और आप ही के ज़रिए से बात पता चल रही है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर उनका मकसद ये है कि फंड्स मशीन्स के लिए उसी सूरत में दस्तयाब होंगे, अगर वो मशीन यूज़ करेंगे तो फिर तो बात ठीक है।
इसमें क्या अजीब बात है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं वो भी नहीं होंगे, अगर वोटिंग मशीन चलेगी तो फिर हम इलेक्शन के लिए फंड्स देंगे, वरना हम इलेक्शन के लिए ही फंड्स नहीं देंगे, तो ये कोई थोड़ी सी अजीब बात है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आप जानते हैं कि मैं खुद जाती तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई ऐसी बड़ी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि मेरा कंसर्न या किसी का भी कंसर्न, उसके मुकाबले में पार्लियामेंट ने एक फैसला कर दिया है। अब ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट का फैसला है। ये अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है। अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए हैं तो इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी हमें खुलूस के साथ हम जितना इसको फॉलो करें और इसको जितना प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन भी ये करेगा, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन इसी कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसकी शर्त यह है कि इसमें सीक्रेसी और सिक्योरिटी, ये इसका भी एहतमाम होना चाहिए। इसी कानून के अल्फाज हैं ये। तो अगर इलेक्शन कमीशन किसी स्टेज पे महसूस करता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर है कि उन्हें इस बारे में चूंकि जिम्मेदारी है दस्तूर के लिहाज से कि वो साफ सुथरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और उसमें करप्शन ना हो, तो फिर उनको ये बात रेज करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक जो तैयारियां कर रहा है, जिसकी मुझे इत्तला है अखबारात के जरिए, वो ये है कि वो तो इसके लिए भरपूर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर ये पूरे पाकिस्तान में 272 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नेशनल असेंबली में ना भी हो सके, तो मेरे ख्याल में पार्टली तो ये हो ही जाने चाहिए। ठीक है। अब कमल शोज़ा साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कमेटियाँ तश्कील दी गई कि एक मशावरती अमल जो है उसको जारी रखा जाएगा। क्या मतलब उसमें से नतीजा नहीं निकला कि अब आप दबाव डालने पर आ गए हैं कि मशीन ही इस्तेमाल करो, नहीं करोगे तो हम फंड्स ही नहीं रिलीज़ करेंगे? तो क्या मतलब है कि इंतखाबात ही ना हो? फिर अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उतने महदूद अरसे में सलाहियत को पैदा करना, उसके इस्तेमाल को रवा करना ये मुमकिन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। थोड़ा सा सवाल आपका जो है ना उसका जवाब पेलडैट के जो चेयर बैठे उन्होंने दिया है, बिलाल साहब ने, मैं ज़रा उसको एलैबोरेट कर दूं। देखिए उन्होंने आपको क्लियरली एक बात बताई और आवाम के लिए भी ये बात है कि जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी वो कानून बन चुका हुआ है और कानून का हिस्सा या आइन का हिस्सा बन चुका हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेशक एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन आइन और कानून के मातहत है। इट इज़ बाउंड टू ऑपरेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरे हाथ में मौजूद है, जो सुप्रीम करती है पार्लियामेंट को। और जब पार्लियामेंट से बिल पास हो गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर अपने एतराज़ात असूली तौर पे आइन के हवाले से दे नहीं सकता, कानून को फॉलो करना है। ये वजारत कानून की डायरेक्शन भी है। दूसरा जो इन्होंने बात की हुकूमत, तो देखिए हुकूमत भी कानून के मुताबिक चलती है। अब आपने कहा कि महदूद वक्त में आप प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं इस बात को इस तरह डिनाई करती हूँ कि ये मेरे हाथ में इलेक्शन एक्ट 2017 का डॉक्यूमेंट है, ये गूगल पे अवेलेबल है। इसकी शिक नंबर 103 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2017 2 अक्टूबर 2017 को ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, अवेलेबल है ये मुसवदा, आप चेक कर लें। इसमें 103 नंबर शिक कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि मे कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन बाई इलेक्शंस। तो 2017 अक्टूबर से लेके आज नवंबर ख़त्म हो रहा है, कल से दिसंबर शुरू हो रहा है 2021, 5 सालों में इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो किया होगा ना जी ईवीएम पे। तो ये कोई इतना शॉर्ट नोटिस इनको नहीं मिल रहा है। और जो उनके इश्यूज़ हैं, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि सीक्रेसी ऑफ वोट और जो उसके अंदर उसको इंश्योर करना लॉ में लिखा हुआ है, तो उसी बात को इंश्योर करने के लिए तो सारी ये एफर्ट हो रही है। एक तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ, 3 मार्च को हमने उस पर पिटीशंस दायर की, वीडियोस आई उस वक्त। कमल शोज़ा साहब, आपने जो पॉइंट उठाया है
कमल साहब उस पे दूसरी एक बात सवाल एक है, सिर्फ सुन मैं लें। अभी लाहौर का इलेक्शन होने जा रहा है, मैं कमल साहब उस तरफ आता हूं, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन एक सवाल आपने चूंकि बात कर ली है, अब उसका एक सवाल है, मैं अहमद बिलाल से शुरू करता हूं और वही सवाल आपसे भी करूंगा। अहमद बिलाल साहब, ठीक है, ये पार्लियामेंट ने बिल मंजूर किया, वो आइन का वो कह रही हैं हिस्सा बन गया, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अब गुजारिश ये है कि अपोजिशन इसमें शामिल नहीं थी, आप इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, वो तमाम पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेना है, वो पार्लियामेंट का एक मौसर तरीन हिस्सा हैं, और ये बिल जो है इसको मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं है, अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है, बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है, तो आप क्या समझते हैं इसकी ये कितना इखलाकी जवाज़ है इसका कि इस तरह का दबाव डाला जाए कि फ़ंड्स उसी सूरत में मिलेंगे जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी हुकूमत अपने बजट में इलेक्शंस के लिए पैसे मखसूस ना करे। वो मखसूस तो करेंगे, ये पता नहीं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। काश मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकता बराह रास्त, तो फिर मैं कुछ ज्यादा ओपिनियन बेहतर फॉर्म करता। ये मुमकिन नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए रकम ही फराहम ना करे, और मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब भी काफी ज़हीन शख्स है, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। गालिबन वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए जो पैसे मांगे गए हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी बात हो रही होगी, लेकिन वो दबाव नहीं है। देखिए, दबाव तो वो हुकूमत का काम है कि वो कहें कि हमने अब आप एक लॉ पास हो गया है तो इसके ऊपर अमल दरामद भी हो, उसको आप दबाव कहें या पूरा ताउन दें वो इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, उनको पूरा कोऑपरेशन एक्सटेंड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल है इसको दबाव नहीं समझना चाहिए, ये उनको पूरी कोऑपरेशन एक्सटेंड करना चाहिए जो करें। लेकिन मैं एक बात की क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ। कमल साहबा ने अभी उससे पहले ये कहा था ना कि ये बिल्कुल कानून में था कि वो पायलट कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। वो इलेक्शन कमीशन ने ये किया पायलट प्रोजेक्ट, तो उसकी एक रिपोर्ट भी बनाई, और ये रिपोर्ट दिसंबर 2017 में गालिबन या जनवरी 2018 में ये पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई, और उस वक्त गवर्नमेंट को दी गई और गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ले कर दी। अब उस वक्त से लेके आज तक पार्लियामेंट के अंदर ये रिपोर्ट मौजूद है, और ये पार्लियामेंट का काम था कि उसके ऊपर डिबेट करती और उसके नतायज से अपने आप को मुस्तफीद करने के बाद फैसला करती कि नेक्स्ट मूव क्या है। ना पिछली पार्लियामेंट में जो उसके पास 2-4-5 महीने बच गए थे उसमें उन्होंने इसको डिबेट किया, और ना ये पिछले तकरीबन 3.25 साल में इस पार्लियामेंट ने उसे डिबेट किया। तो जहां इलेक्शन कमीशन को मजीद भी प्रोजेक्ट करने चाहिए थे, शायद करने चाहिए थे, लेकिन जो उन्होंने किए और जो रिपोर्ट पेश की उसे भी पार्लियामेंट ने कंसीडर ना किया। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है अहमद बिलाल साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें कमल शौजब साहब ये फरमाइएगा कि देखें, गुजारिश ये है कि यकीनन बिल पास हो गया, जिस तरीके से पास हुआ वो सारी सूरत हाल भी सामने है। आप इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, अपोजिशन इंतखाबात से पहले, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, वो इन इंतखाबात को तस्लीम ना करने की बात कर रहे हैं। या तो फिर ये है कि एक अपोजिशन आपके नज़दीक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप समझते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, बाकी जो है कुछ नहीं है, और उसके नतीजे में ये तो फिर अगर आप फैसला इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरीके से तो वो तो तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन इंतखाब हो जाएगा। नदीम साहब, पहले तो मैं आपके इस जो आपने कमेंट किया है इससे इख्तलाफ राय रखती हूँ कि जिस तरीके से पास हुआ,
असेंबली, जिस तरह असेंबली में जॉइंट सेशन में जो क्लियर मेजॉरिटी में थे उन्होंने पास किया, यही तरीक़ेकार है जो आइन में दर्ज है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक पास हुआ। हाँ, अपोजिशन ने उस पर वावेला बहुत मचाया जो कि अनकॉल्ड फॉर था, और उसकी रीज़न ये है कि उनके जब नंबर्स पूरे नहीं होते तो वो इसी तरीके का एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मुतनाज़ा फ़ैसला, मैं इसलिए इससे भी डिसएग्री करूँगी कि जिस इलेक्शन एक्ट की मैंने आपसे बात की, ये तमाम पार्टीज़ ने मिलकर पास किया था 2017 में। उस वक्त जो हुकूमती पार्टी थी वो 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी नून लीग थी, और पीटीआई उस वक्त 30 या 35 सीटों के साथ अपोजिशन में बैठती थी। लेकिन इस सारे मसवदे पे सबने कंसेंसस के साथ बैठ के इसको पास किया, और इसमें ईवीएम पे वो एग्री कर चुके हुए हैं कि हमने इसके साथ जो है वो वोटिंग करानी है। अब ईवीएम के बारे में जो एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जी सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से वोटिंग होगी और उसमें पता नहीं क्या होगा, वो सारे अभाम दूर किए गए, और साथ जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है कि बैलेट जो है आप डब्बे में डालते हैं वो भी साथ साथ चलेगा। लेकिन आपने इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आगे ज़रूर बढ़ना है। अभी आप अगर अपोजिशन से बात करें तो डस्का पे रोला डालेंगे, और तमाम जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम बीबी, फजलुर रहमान सारे आके प्रोटेस्ट करते रहे कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए, इलेक्शनों में धांधली हो जाती है। तो इस धांधली को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? सेनेट के इलेक्शन के लिए तो इन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के 23वीं शिक में लिखा था कि हम इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आएंगे, लेकिन उस पर ये क्यों प्रोसीड नहीं करते? वजह वही है जो लाहौर में आपको आज वीडियोस नजर आ रही हैं कि धांधली के इतने इतने तरीके काबू किए हुए हैं कि जिस कुरान पाक में लिखा है अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, के रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों दोस्त की हैं, उसी पे लोगों से हाथ रख रख के तो रिश्वत पेश की जा रही है कि इस तरह वोट देना और खरीदे जा रहे हैं, वोट देना। पैसे कमल साहबा मैं आता हूं, नारा लगाया जा रहा है। तो इस जी मुल्क में किसी कमल साहबा मैं आता हूं के लिए आगे बढ़ना है। जी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, हम बात कर रहे थे जो आज काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसी सूरत में फ़ंड्स दस्तयाब होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात कराए जाएंगे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? नदीम साहब, मैं इसे धमकियों का, और मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ इससे पहले जो हुआ है हुकूमती वज़रा ने की है, मैं इसे उसका तसलसल देख रहा हूँ। इससे पहले अगर वज़रा ने ये बयानात इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए हैं कि ये पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने अपोजिशन से पैसे खाए हैं, फिर उन्होंने बयान दिया जनाब कि अगर हमारा बस चले तो हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। अब ये तीसरा बयान है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन हमारी मर्जी से, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट की मर्जी से कराया तो हम इनको पैसे देंगे, और अगर हमारी मर्जी से ना कराया तो हम इनको पैसे नहीं देंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम जमातों की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क किसी भी एक जमात की जागीर नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है। इसको चलाने के कुछ उसूल, कुछ जवाबित है, आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद है, और ना फवाद चौधरी साहब कोई अपने घर से पैसे देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगला इलेक्शन कराने के लिए। मुल्क में जो मरवजा कवानीन मौजूद है, अगर वो इजाजत देंगे तो ईवीएम की भी बारे में सोचा जा सकता है। चले, असेंबली बिल पास किया है, तरीके से भी किया, वो भी इंतहाई मुतनाज़ा है, आपको पता है। लेकिन अगर हुआ भी है, और इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है कि जो ये फैसला करेगी कि ईवीएम के जरिए इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है या नहीं, और जैसे वो बेहतर समझेंगे वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। तारिक फजल साहब, अब आपसे मैं सवाल लेकर चल रहा हूं और अपने बाकी मेहमानों तक भी जाऊंगा। पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है और वो बिल ये कहता है कि आपने आइंदा इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइनी इदारा है, और अगर पार्लियामेंट जो है एक कानून साजी कर देती है तो क्या इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए बाइंडिंग नहीं है कि वो उस पर अमल करे? देखिए, कानूनी तौर पर तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या, मैं बिल्कुल ये टेक्निकल जवाब है, इसकी जो पॉलिटिकल डिबेट है वो अलग है, वो तफसील से है, लेकिन इसका टेक्निकल जवाब ये है, आपने लाखों के हिसाब से जो आपके पोलिंग स्टेशन हैं वक्त इलेक्शन में रह गया है, उसमें है ये सारी मशीनें प्रिक्योर करें,
और इनके इस्तेमाल को गैर मुतनाज़ा बनाएं। जो अमला वहाँ पे मौजूद होगा उसे आप ट्रेन करें, IT के एक्सपर्ट आप ढूंढें। ये सारे वो अखराजात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी उठा चुका है, अब दोबारा उठाए गए हैं। ये बात एक अलग बहस है कि EVM मशीन जो है पूरी दुनिया किस तरह इसको मुस्तरद कर चुकी है, और हमारे मुल्क में अब गवर्नमेंट को याद आई है कि और कोई तरीका तो इलेक्शन जीतने का रह नहीं गया, तो अब EVM के जरिए इलेक्शन को जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं आपको एक बात और अर्ज कर देता हूँ, चूंकि टेक्निकल डिबेट मैंने आपसे कहा कि मैं कर रहा हूँ, कि जनाब नदीम साहब अगर ये बिल पार्लियामेंट पास कर दे कि आज से जो टैंक है उसकी जो तोप की नाली है वो 30 फुट नहीं होगी बल्कि 6 फुट होगी, तो आपको फौज ने तो कहना है कि ये तो हम जंग नहीं जीतेंगे इस टैंक से। लेकिन अगर पार्लियामेंट बसित रहे कि नहीं, हम आपको टैंक भी यही देंगे, बंदूक भी आप वो चलाएंगे तो हम आपको बना के देंगे, और जंग भी जीतनी है, तो ये काम नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। तारिक फजल साहब मैं आता हूँ, तारिक साहब मैं आता हूँ। टेक्निकल बात है, हाँ। वो टेक्निकल एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, कर सकता है, मैं आता हूँ। कमीशन की इनटेक और उन्हें बोर्ड रखना ये इंतहाई जरूरी है। अगर आप जरूरी है, वोट और ठीक है। धांधली के तारिक जरिए फजल साहब मैं आता हूँ डंडा मारना जी, चाहते हैं, मैं आता हूँ तारिक फजल डंडा साहब हासिल नहीं कर सकते जी। अब इसमें अहमद बिलाल साहब इसका भी जवाब आ जाए। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम देखें, पार्लियामेंट ने बिल तो मंजूर कर दिया है, लेकिन अमल दरामद के लिए आपके कुछ ज़मीनी हकायक हैं, आपने उसके लिए एक लॉजिस्टिक निज़ाम वज़ा करना है। आप समझते हैं कि फ़ंड्स की फराहमी, ज़ाहिर है 5 लाख बूथ होंगे, उन पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फराहमी, उसकी ख़रीदारी, उसके लिए फ़ंड्स की दस्तियाबी, उसके लिए अमले की तरबियत, ये सारा इस अरसे में मुमकिन हो पाएगा और इस तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे कि उसको पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने से बचा सकें? देखिए, ये सारे जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उससे पहले प्रोक्योरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं कि क्या हम इतनी बड़ी तादाद में ये मशीनें प्रोक्योर कर लेंगे, क्योंकि ये मशीनें ऑफ द शेल्फ आइटम नहीं है, इसको बाकायदा ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर के मुताबिक तैयार होती हैं। तो पहले तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस तय करने का मसला होगा, वो तय हो जाएगा तो फिर उसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग के नतीजे में फिर वो आएंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, यानी काफ़ी सारी मंजिलें हैं। तो क्या वो इतनी तादाद में आप प्रोक्योर कर पाएंगे? और प्रोक्योर करने के बाद फिर सवाल ये होगा कि उनको स्टोरेज के लिए भी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, उनके इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि हकीकत पसंदाना तरीके से, कानून भी ये नहीं कहता कि ऑल एट वन गो पूरे के पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त आप इसको इस्तेमाल कर लें, ये कानून के ये अल्फाज नहीं है। तो कानून में गुंजाइश है कि अगर ये अमली तौर पे कुछ दुश्वारियां होंगी तो शायद इसका जुज़वी तौर पे इस्तेमाल भी मुमकिन होगा। और गालबन PTI की गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट की मंशा भी यही है कि ये एक बार प्रोसेस तो शुरू हो ना, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है, उनके ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है तो शुरू हो जाए, ताकि इसको फिर रिवर्सिबल ना हो। तो गालिबन इतना हो जाएगा जुज़वी तौर पे, लेकिन कुली तौर पे तमाम मुल्क में बैक वक्त हो जाए, ये एक तो अमली तौर पे भी मुश्किल है और मेरे ख्याल में ये डिज़ायरेबल भी नहीं है। जी ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कमल साहब, अब आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों ने इस पे, हुकूमत ने कोई होमवर्क किया है? कोई इसके बारे में रोड मैप है? और कोई इसकी ये जो इतने बड़े पैमाने पर इसकी तरबियत, इसकी ख़रीदारी और इसके हवाले से जो बॉटल नेक्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से कोई काम हुआ है कि ये बस नहीं, ये चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है तो बस ठीक है, इसको तो एक दफ़ा कानून का हिस्सा तो बनाओ ना? देखिए, मैं आपके और जो बाकी दोनों कोलीग्स ने बातें की हैं, मैं सारों के सवालों के जवाब बारी बारी दे देती हूँ। जहाँ तक प्रोक्योरमेंट की बात अहमद बिलाल साहब ने की है, 6 महीने के अंदर
जो है वो 2 से 2.5 लाख मशीनें प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है जिस कंपनी के साथ बातचीत चली है और हो रही है। लॉजिस्टिक जो थैलों में बड़ी आवाज़ें सुनने को मिलती कि धुंध की वजह से लोग गायब हो गए, थैले गायब हो गए, वो सारे लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ही ईवीएम लाई जा रही है। तो इंशाल्लाह इसके लॉजिस्टिक्स के लिए भी पूरा इंतज़ाम है। और ये सारी बातें पहले डिबेट हुई है, असेंबली में भी हुई, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी हुई। उसके बाद ईवीएम मशीन 2 महीने तक असेंबली के बाहर रखी भी गई। तमाम MNAs को और सेनेटर्स को इनवाइट किया गया कि आए इसको देखें, इस पर डिबेट करें। प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंसी में भी बुलाया और ये सारी बातचीत होने के बाद जो है वो बिल पास हुआ है। दूसरा, तारिक फजल चौधरी साहब को मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हुकूमत भी आइन और कानून के ताबे होती है और उसके मुताबिक ही उसने ऑपरेट करना होता है। हुकूमत का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लोग जो ऑन फेस नज़र आ रहे हैं वो नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। हुकूमत का मतलब वो सारी मशीनरी है जो मिनिस्ट्रीज़ में बैठी होती है और वो जो ऑर्डर्स आते हैं या जो बिल पास होते हैं उसके ताबे होती है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उस बिल के ताबे है और बादिर नज़र में कानून की इंटरप्रिटेशन इस वक्त ये है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा वो ईवीएम के थ्रू ही होगा। और यही बात जो है वो इंटरप्रिटेशन की है फवाद चौधरी साहब ने, उन्हें कोई धौंस धमकी नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, आइन के ताबे है, आज़ादी से अपने डिसीजन वो अपने आइन के एम्बिट के अंदर रह के, अपने कवानीन के एम्बिट में रह के कर सकता है, उसके अलावा बाहर निकलने की उसके पास इजाज़त नहीं है। तो ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। एतजाज़ एहसन साहब ने ईवीएम के बारे में 2-3 दफ़ा आके बताया कि बाहर के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे वो ईवीएम से हुए और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इंडोर्स किया, पूरे प्रोसीजर को बताया। तो मैं समझती हूँ कि बड़े समझदार और बड़े सीजनड पॉलिटिशियन भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और पाकिस्तान का एक बहुत सीनियर नाम है, सेनेट में भी रहे हैं, उनसे लोग बहुत मशवरे लेते हैं। आप उनको भी ईवीएम पे ज़रा एक दफ़ा ऑन बोर्ड लेके और बात करके देखें कि उनका क्या ओपिनियन है, तो आपको दूसरी तरफ की भी बात समझ आएगी। और दुनिया में मुझे ये बताइए कि धांधली का शोर जिन मुल्कों के ये नाम लेते हैं वहाँ कितने % धांधली होती है और कितने % लोग आके इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट करते हैं। इस इलेक्शन के बाद तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट आपकी जमातें करती रही हैं, मरियम भी लीड करती रही हैं रैलीज। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी कैपेसिटी इनहेंस करनी है, हमें आईटी की तरफ जाना है। और एक चीज सिर्फ नदीम साहब एक जुमला और सुन लें, इसमें आपको आईटी एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टेक्नीशियंस की जरूरत है क्योंकि इसमें बेसिक कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी, इसमें कोई इंटरनेट बेस्ड ये नहीं है। अब कमल साहब मुझे जरा आगे बढ़ना है, आपसे दूसरा सवाल ये है, आपसे शुरू कर रहा हूं और आगे जाऊंगा। जो दूसरी बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वज़रा जो हैं वो बाहर नहीं जाएं। आपको मिनी बजट का भी सामना है, आपको जाहिर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल भी है। अब आपने जिन कड़ी शराइत पर IMF के साथ मुआहदा किया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। ये मामलात जो हैं, आपको लगता है कि आप ये बिल निकालने में कामयाब हो जाएंगे और आपके इत्तेहादी अपने इलाकाई सियासत की कॉस्ट पे वोट देंगे? देखिए नदीम साहब, 2 बातें हैं। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, बहुत बड़ी अपने आप को नहीं कहती, लेकिन इकोनॉमी की बेसिक समझ मुझे बिल्कुल है क्योंकि मेरी तालीम भी इसी हवाले से है। एक चीज़ का अभाम दूर कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान का 22वां या 23वां प्रोग्राम है, जो 22वां प्रोग्राम है जो IMF के साथ लिया है। तो 21 प्रोग्राम जो पहले लिए गए आज से, इस हुकूमत के आने से पहले, वो किन शराइत पे लिए गए और अगर इतना ये IMF से प्रॉब्लम था तो उससे बाहर क्यों नहीं आए? आज तक इंडिया ने एक प्रोग्राम लिया, उसको कंप्लीट किया और वो अपना इकोनॉमी डिसिप्लिन करके बाहर निकल गए। हमारे इतने इश्यूज क्यों बने? IMF जो है वो सिर्फ आपको अपनी लॉन्ग टर्म जो फिस्कल इकोनॉमी जो इकोनॉमी है उसको डिसिप्लिन करने की बात करता है। वो पॉलिटिकल मार्क स्कोरिंग से आपको बाहर निकालता है। वो मना करता है कि आप सब्सिडीज ना दें ऐसी कमोडिटीज़ पे जिसका फ़ायदा अमीरों को ज़्यादा हो रहा हो, गरीबों को कम जा रहा हो। ऑयल की प्राइसेस पे अगर हुकूमत टैक्स नहीं लगाती है तो वो टैक्स पेयर की मनी से ही उसको पूरा करेगी ना। एक चीज़ बड़ी आम है आवाम को समझाने वाली कि हुकूमत कमाई नहीं कर रही होती, हुकूमत बिजनेस नहीं कर रही होती, टमाटर टिंडे आलू उगा नहीं रही होती है, बल्कि जो चल रहा है उसी के ऊपर टैक्स पे सारी चल रही होती है। तो ये हमें एजुकेट करना। IMF की शराइत कड़ी इसलिए हो गई हैं क्योंकि बाहर आपके तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी 65 से 70% इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। अगर हम अल्टरनेट पे गए होते और अल्टरनेट जराए रखे होते तो आज हमें मसले ना होते। लेकिन उसके साथ अच्छी खबर ये है कि सऊदीया ने भी और दूसरे ममालिक हमारी हेल्प के लिए भी आ रहे हैं और ऑयल प्राइसेस कुछ गिरी भी हैं।
तो डॉलर की प्राइस भी नीचे आएगी और बाकी चीजें भी बेहतर होंगी, तो आवाम का गला इतना नहीं घुटेगा। ठीक जहां है तक बिल कमल पास साहबा, कराने मैं की बात आता हूं की, क्योंकि तो अभी आपके सामने हमने बिल पहले भी पास कराए हैं, बहुत बहुत बातें भी सुनी, बड़े दावे भी सुने, लाते भी सुनी थी, मार खा के तो हुकूमत गिराई जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी बिल पास कराने थे सब कराए हैं, इंशाल्लाह अगले भी कराएंगे। अब तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं इन बिल्स के हवाले से, और आपको क्या दिखाई देता है कि जैसे कमल साहबा कह रही हैं कि माजी में भी आप लोगों ने बड़े नारे लगाए, बड़े दावे किए, होता वाता कुछ नहीं है। सच्ची बात यह है कि अपोजिशन भी हुकूमत की तरह ही है। ये फरमा दीजिए कि आपको लगता है कि ये मुआशी मसला ही है या सियासी मतला भी अबर आलूद है? देखिए बात यह जी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये उन्होंने मैसेज की बात की है। अब जितने भी इस वक्त मसाइल हैं वो हुकूमत ने दो चीजों पे डाल दिए हैं, एक कोविड पे और एक बैनुल अक़वामी मंडी। मैं ये पूछता हूँ जी कि बैनुल अक़वामी मंडी से मुंसलिक जो चीजें हैं उनकी तो समझ आती है कि आप बात करें जनाब कि ये आलमी मंडी और वो सारे मसाइल, लेकिन जो चीजें आपकी पाकिस्तान के अंदर जिनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, वो सारी की सारी क्यों महंगी हो रही है? यहाँ पे जनाब आपका चीनी जब यहाँ पे बनती है, इसने आपको कहा था जनाब कि चीनी जो है वो हमारी पैदावार से ज्यादा है, और उसके बाद जब आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, फिर किसने आपको बताया जनाब कि पाकिस्तान में चीनी स्टार्ट हो गई है? मतलब ये जो उन्होंने कहा कि जो लोग बैठे होते हैं मिनिस्ट्रियों में वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ये होती है जिसको ये नहीं पता जनाब कि हमें जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है और चीनी हमारी जरूरत के मुताबिक है और जरूरत से ज्यादा नहीं है। इसके नतीजे में जो चीनी महंगी होती है, मुझे ये बताएं कि ये आलमी मंडी है, ये कोविड है? यानी अपनी नालायकियों को, अपनी नौकरियों को कितना अर्सा आप आलमी मंडी कोविड के पीछे तारिक साहब, मुझे सिर्फ अब ये पूछना है, ये सब तनकीद हम कर रहे हैं कि क्या आप कुछ कर पाएंगे कि माजी की तरह सिर्फ दावे ही रहेंगे? लेकिन बात यह है जी कि अगर आप अपनी सफों में मौजूद नालायक लोगों को, दूसरी जमातों के मुस्तरद किए हुए पिटे हुए मोरों को निकाल बाहर करेंगे, आधी सफाई तो वैसे हो जाएगी। कमल शोजब जैसे पीटीआई के वर्कर हैं, उनकी तादाद आज गवर्नमेंट में 30% है। 70% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वज़रा की अगर बात कर लें, वो बाकी जमातों के मुस्तरद किए हुए लोग हैं जिन्हें पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है, वो इक़्तिदार के पुजारी हैं। आज इमरान खान साहब का सूरज डूबेगा, वो किशोर कश्ती पे चढ़ जाएंगे, लेकिन ये लोग, उनकी नालायकियां भी कमल शोजब जैसे लोग आके उनकी नालायकियों को भी डिफेंड कर रहे होते हैं। इन्हें कहना चाहिए ये हमारी जमात के हैं ही नहीं, ये घुसपैठिए हैं, रहते हैं। ठीक है तारिक फजल साहब, मैं आता हूँ जी। तारिक साहब मैं आता हूँ। अब अहमद बिलाल साहब ये फरमाइएगा कि हम इस वक्त जिस अहद सियासत में चल रहे हैं वो या लीक्स का है या नफरत का है। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो अगले 3 महीने की बात हो रही है, आपको सियासी तौर पे अदमे इस्तेकाम दिखाई देता है? ये स्टेटमेंट जो है इसके अंदर बहुत सारी सियासी जो जिसे आपके उफ कर छाई हुई एक धुंध है, वो उसकी पेशबंदी है। नदीम साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी नदीम साहब देखें, ये पहली बात तो ये है कि बहरहाल हालात मुश्किल है हमारे लिए, माशी तौर पे बहुत मुश्किल है और सियासी हालात भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। बैनुल-अक़वामी हालात भी उसके लिए हमारे लिए साजगार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इसको इस ये जो खबर आई है इसको बुनियाद बना के कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम बहरहाल एक बड़ा मुल्क शुमार होते हैं और हम इसको ओवरकम कर लेंगे, हुकूमत इसे ओवरकम कर लेगी। ये सिल्वर लाइनिंग ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी शुरू हो गई हैं मार्केट में और गैस की प्राइसेस भी कम होनी शुरू हो गई हैं, तो कुछ इससे हमें सहारा मिलेगा। कुछ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र में इजाफा किया है,
तो मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और हुकूमत जो है उसके बारे में गुजारिश ये है, उससे गुजारिश ये है कि वो अपना पूरा फोकस तो इकॉनमी पे ही रखे, और ये जो सियासी मामलात हैं और अपोजिशन को फोकस करने की और उसके बारे में बातें करने की, उसकी ज़रूरत कम महसूस करें। मेरे पास चूंकि बिल्कुल 1 मिनट बचा है, कंवल साहिबा, आप समझते हैं कि हुकूमत जो है उसको ये जो 3 महीने की बात हो रही है, बहुत सारी इस्लामाबाद के अंदर गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं अंडरलाइन, अगर देखा जाए, आपको लगता है सियासी अदम इस्तेकाम का ख़तरा आप महसूस करते हैं, उसकी बू सूंघ रहे हैं? देखें जी, सियासी अदम इस्तेहकाम का जो एक भूचाल मचाने की और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई थी, वो जॉइंट सेशन के बाद बिल्कुल ख़त्म होगी। बाकी रही सही कसर तो मरियम बीबी की जो ऑडियो लीक्स आती जा रही हैं और जो वीडियोस वो ला रही हैं मार्केट में, उसके बाद ख़त्म हो गई है। तो पहले तो ये अपनी सफ़ें दुरुस्त करें जो अपने आप को पॉलिटिशियन और मुख्तलिफ पार्टियों के अलमबरदार कहते हैं, क्योंकि ये एक सफ़े पे तो एक नहीं। और तारिक फजल चौधरी साहब के लिए अर्ज़ है कि हमने नहीं, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया वो हमारे पास आए थे। कमल चौधरी साहब, मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड है, तारिक फजल साहब 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर लें। पहली बात तो ये है कि उस गवर्नमेंट की यानी यतीम पने का अंदाजा लगाएं कि जिन्हें मजबूत होने के लिए मरियम बीबी की ऑडियो टेप्स का सहारा लेना पड़ता है, और हमारी जमात के मुस्तरशुदा लोग आपके पास कम है। आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब मुशर्रफ के दौर के सारे मुस्तरशुदा लोग हैं, और बराए मेहरबानी उनका दिफा आप लोग न किया करें जिनका ताल्लुक PTI से। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कंवल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, और बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।